नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 भाषा माधुरी पढ़ेंगे। इसका आज हम पाठ 8 है किस्से कहावतों की दुनिया। किस्से कहावतों की दुनिया आज हम पढ़ेंगे। बेटा, इस पाठ में पहले तो हम ये समझें कि किस्से और कहावत होती क्या हैं। किस्से का मतलब होता है कहानियाँ और कहावत का मतलब होता है कथन। दुनिया का मतलब होता है संसार। जैसे हम हर चीज़ की एक अलग दुनिया बना लेते हैं। जब बच्चे सपने ज़्यादा देखते हैं जो बच्चे, तो वो क्या कहते हैं दूसरे उनके बारे में कि ये तो सपनों की दुनिया में ही रहता है। तो किस्से कहावतों की दुनिया ऐसी दुनिया है जिसमें कथनों के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी है। आपने कई कहावतें सुनी होंगी जो हम आम भाषा में प्रयोग करते हैं। घर में हमारे बड़े, दादी, हमारी मम्मी, हमारे पापा, कई बार कोई बात होती है तो हमें कोई एक ऐसी कहावत बोल देते हैं जिसका अर्थ उस समय हमारी सिचुएशन से मैच करता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। जब मम्मी या पापा या दादा दादी कोई ऐसी बात बोलते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपने क्या बोला, इस बात का क्या मतलब है। तो वो हमें सिचुएशन समझाने की कोशिश करते हैं कि आपने जो ऐसा काम किया है ना, तो आपके ऊपर ये कहावत फिट बैठ रही है। तो आइए समझने की कोशिश करें कि किससे कहावतें क्या होती हैं। हर कहावत के पीछे बेटा कोई ना कोई स्टोरी होती है। आपने बहुत सारी कहानियाँ भी सुनी हैं, कहावतें भी सुनी हैं। यहाँ पर देखिए पाठ में बताया गया है, जैसे आकाश पाताल एक कर देना। इस कहावत का मतलब है बहुत मेहनत करना, यानी डटकर मेहनत करना। इतनी ज़्यादा मेहनत करना कि आकाश यानी आसमान, पाताल यानी धरती एक कर देना, यानी कि कड़ी मेहनत करना। इस कहावत का मतलब है मियाँ की जूती मियाँ के सिर, यानी अपना नुकसान खुद अपने आप कर लेना। अपना जो सामान है वो खुद ही वेस्ट कर देना। उसके बाद है कोल्लू का बैल। तो कोल्लू का बैल का मतलब होता है बहुत अधिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो इतना परिश्रम करता है, क्यों करता है, देखो इस कहावत के पीछे क्या मतलब है। कोल्लू का बैल, जो बैल होता है उसको कोल्लू, जो ऑयल निकालने वाला कोल्लू होता है ना, या गन्ने का जूस निकालने वाला कोल्लू होता है, बैल को उसके साथ बांध दिया जाता था पहले। तो क्या करते थे, बैल घूमता जाता था और कोल्लू भी घूमता जाता था। जब बैल घूमता था तो गन्ने का रस निकलता था, और जो जैसे सरसों या कोई भी चीज़ ऐसी डाली जाती है जिससे ऑयल बनता है, तो उसका तेल निकलना शुरू हो जाता था। लेकिन उस कोल्लू को चलाने के लिए बैल को अपनी जी जान एक करनी पड़ती थी, बहुत परिश्रम करना पड़ता था। तो इससे ये कहावत बनी कोल्लू का बैल। अब इस तरह से देखो, जब भी हम कोई कहावत सुनते हैं तो हमारे मन में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कहावत कैसे बनी, इसके पीछे क्या स्टोरी है, ये कहावत कैसे बनी। तो हम कहानियाँ सुनने तो वैसे भी हम बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं और बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कहानी सुनने में। तो आइए इस पार्ट में हम 2 कहावतों के पीछे जो कहानियाँ हैं उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं। किस्सा यानी कहानी, कहावत यानी कथन। एक राजा था। राजा यानी आपको पता ही है किंग। पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में जो राज्य थे, जो स्टेट्स थी, वो डिस्ट्रीब्यूट थी और हर स्टेट का अपना एक राजा होता था। उसके राज्य में यानी कि उसकी स्टेट में न तो चोरी होती थी न ही डकैती, मतलब कोई भी चोरी या खून खराबा या लूट मार नहीं होती थी। सिपाही यानी सैनिक, सिपाही करे भी तो क्या करे। अब जो पुलिस होती है, देखो पुलिस का काम क्या होता है, क्राइम्स को रोकना, मुजरिमों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना। लेकिन अगर राज्य में, स्टेट में कोई चोरी ही नहीं होगी, कोई गलत काम ही नहीं होगा, कोई क्राइम ही नहीं होगा, तो बेचारी पुलिस तो बोर हो जाएगी, वो क्या करेगी। तो वो क्या करते थे, वो आराम करते थे। एक बार की बात है, रात का समय था। एक राहगीर राजमहल के पास से गुजरा गुजरा यानी वहाँ से जाना। उसने देखा सारे पहरेदार, पहरेदार यानी जो चौकीदार हैं, जो गार्ड हैं राजा के, वो सब सो रहे हैं। राजमहल के जो गार्ड हैं सब सो रहे हैं। उसके मन में उत्सुकता, उत्सुकता का मतलब होता है कुछ जानने की इच्छा,
जब हम कोई अजीब चीज़ देखते हैं तो हमारे मन में जानने की इच्छा होती है, क्योंकि अब देखो गार्ड का काम क्या होता है, रात को जाग कर पहरा देना, लेकिन यहाँ तो सारे गार्ड सो रहे थे। तो जब भी हम कोई अलग सी चीज़ देखते हैं तो हमारे मन में क्यूरियोसिटी, उत्सुकता यानी क्यूरियोसिटी जागती है कि महल कैसा होता है। अब उसके मन में उसने सोचा कि पहरेदार तो सारे सो रहे हैं, तो चलो मैं देख आता हूँ कि महल कैसा होता है। वह महल में डरते डरते घुस गया। अभी वह महल महल था भी बड़ा आलीशान। अब जो महल था, राजा का महल है भाई, कोई आम बात थोड़ी ना है। राजा का महल बहुत आलीशान, आलीशान का मतलब होता है बहुत बड़ा और भव्य, यानी बहुत सुंदर, बहुत बड़ा। उसके बड़े बड़े दरवाजे थे, बड़े बड़े कमरे थे, वहाँ पर कीमती सामान भरे पड़े थे। वहाँ पर आलीशान कीमती सामान भरे हुए थे। देखो आप ये देख रहे हो जैसे कि यहाँ पर जो ये व्यक्ति देख रहा है, अंधेरे का टाइम है, रात का टाइम है, मून और स्टार्स टिमटिमा रहे हैं, और वो व्यक्ति देख रहा है कि कितना सारा कीमती सामान पड़ा हुआ है। मन तो भैया मन है, भैया यानी यहाँ एक बात की गई है, एक व्यंग्य किया गया है कि मन तो मन है, बड़े लोगों का भी डोल जाता है। डोल जाना मतलब अपने जिस पथ पे आप जा रहे हो, जिस रास्ते पर आप ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हो, वहाँ से डगमगा जाना। वह तो ठहरा साधारण आदमी। अब बड़े बड़े लोगों का मन इतने ज़्यादा सोने चांदी को देखकर डोल जाता है, तो वो तो एक सिंपल सा एक व्यक्ति था। सो उसके मन में लालच आ गया। लालच यानी उन चीज़ों को पाने का मन में उसके विचार आ गया। उसने झटपट, झटपट का मतलब होता है फटाफट, कुछ कीमती सामान अपने झोले में डाल दिया। अब आप देख रहे हो ना, उसने थोड़ा सा कीमती सामान उठाया और अपने झोले यानी अपने बैग में डाल लिया। सुबह होते ही शोर मच गया। अब शोर मच गया तो क्यों शोर मच गया? क्योंकि चोरी हो गई थी, और कभी चोरी हुई नहीं आज तक। राजमहल में चोरी हो गई, राजा परेशान हो गया। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब राजा जी यहाँ पर बहुत परेशान हैं, और राजा जी ने क्या किया, अपने महल के सारे पहरेदारों को, सिपाहियों को बुला लिया और उनको आदेश, आदेश यानी ऑर्डर दिया कि चोर को पकड़ा जाए। सिपाहियों ने बहुत कोशिश की, कोशिश मतलब बहुत एफर्ट्स किए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। उधर चोरों का साहस बढ़ गया। अब चोर का जो साहस है वो बढ़ गया। साहस कैसे बढ़ गया? यानी जो चोर है उसमें हिम्मत आ गई। अब बेटा क्या होता है कि जब हम क्लास में मान लो एक छोटी सी चोरी करते हैं, कोई पेंसिल मान लीजिए किसी बच्चे ने उठा ली, और बहुत कोशिश करने के बाद वो पकड़ा नहीं गया, फिर उसने इरेज़र उठा लिया, फिर उसने किसी के स्केच पेन्स उठा लिए, तो ऐसे ऐसे क्या होता है, उसकी हिम्मत बढ़ती जाती है, उसका अंदर का डर ख़त्म हो जाता है कि मुझे तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, मैं तो बड़ा शातिर हूँ, मैं तो बड़ा चालाक हूँ। और उसका जो हिम्मत है वो बढ़ जाएगी। कल को वो क्या करेगा, किसी के पैसे भी निकालने लग जाएगा, फिर चोरी करने की कोशिश और करेगा। वह फिर चोरी करने में कामयाब हो गया। इस बार राजा बहुत बिगड़े, बिगड़े यानी मतलब गुस्सा निकालना, उन्होंने सिपाहियों पर बहुत गुस्सा निकाला। उन्होंने आदेश दिया, चोर को जिंदा या मुर्दा, मुर्दा यानी मरा हुआ, चाहे मरा हुआ पकड़ो चाहे जिंदा पकड़ो, लेकिन पकड़कर हाजिर किया जाए। हाजिर मतलब मेरे सामने उपस्थित किया जाए। नगर कोतवाल, कोतवाल का मतलब होता है जो सभी सिपाहियों का हेड होता है, उसको कोतवाल बोलते हैं। हिंदी में उसको नगरपाल बोलते हैं। और वो सिपाहियों का क्या होता है, सभी सिपाहियों का हेड होता है, जिसे आजकल हम पुलिस बोलते हैं, उसको पुराने ज़माने में कोतवाल बोला जाता था। चोर को तो ऐसा चस्का, चस्का का मतलब होता है बेटा स्वाद लग जाना। जैसे कई बार क्या होता है कि हम चिप्स के पैकेट खाने शुरू कर देते हैं, और हमें चिप्स के पैकेट खाने का ऐसे स्वाद लग जाता है कि जब तक हम चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह न खा लें ना, तो हमारा पेट नहीं भरता, चाहे हम कितना खाना, कितनी अच्छी चीज़ें क्यों ना खा लें। तो उसको चस्का लग गया। चस्का यानी किसी चीज़ का स्वाद लग जाना। जैसे जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको सिगरेट का, जो लोग शराब पीते हैं उनको शराब का चस्का लग जाता है, जो जुआ खेलते हैं उनको उसका चस्का लग जाता है। हमें चाय पीना है कभी, वो इसको भी चस्का लग जाता है। जैसे जिन लोगों को चाय पीने की हैबिट होती है, अगर उनको चाय ना मिले तो उनको अजीब सा लगने लग जाता है।
तो जिस चीज़ का हमें हैबिट लग जाती है, जिस चीज़ की हमें आदत पड़ जाती है, चस्का लग जाता है, उस चीज़ के बिना उसको रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब चोर को चोरी का तो चस्का लग गया था, तो वह रोज़ महल में आता था और चोरी करता था। इस बार सिपाही जो बहुत सावधान थे, सावधान यानी अलर्ट थे, चोर तुरंत पकड़ लिया गया। चोर को तुरंत यानी उस समय पकड़ लिया गया। सुबह सारे राज्य में खबर फैल गई, सब जगह ये खबर फैल गई। खबर यानी जो ये चोर को पकड़ने की न्यूज़ थी वो फैल गई। अगले दिन राजा का दरबार लगा। बड़ी शान से कोतवाल चोर को लेकर, अब कोतवाल बड़ा खुश था क्योंकि उसने चोर को पकड़ लिया, तो खुश तो होगा ही ना। देखो, जब कोई काम में हम कामयाब हो जाते हैं तो हम बड़े ईगोइस्ट और बड़े खुश हो जाते हैं। लेकर दरबार में हाजिर हुआ, बोला, महाराज ये वही चोर है, इसके घर में से सारा सामान भी मिल गया है, यानी हमने इसके घर की तलाशी भी ले ली है और इसके घर से जो महल का सामान गायब हुआ था वो सब मिल गया है। इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मगर यह क्या, चोर तो कोतवाल के ही पीछे पड़ गया। अब जो चोर था वो कोतवाल यानी पुलिस के पीछे पड़ गया। डपट कर बोला, डपट कर यानी डांट कर बोला, कैसे कोतवाल हो तुम, यही रक्षा करते हो महल की, सारे पहरेदार सोते रहते हैं, फिर चोरी नहीं होगी तो और क्या होगा। अब देखो भाई, एक तो चोरी, एक तो उसने चोरी की और ऊपर से सारे पहरेदारों पर, सारे जो थे अपना कोतवाल थे और पहरेदार थे, सब पर उसने क्या किया, इल्ज़ाम लगा दिया। उसने क्या इल्ज़ाम लगाया कि मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो तुम्हारी टेस्टिंग कर रहा था। और तुमने क्या किया, तुम सारा दिन सोते रहते थे, रात को भी मैंने देखा तुम सोते रहते थे, तो मैं तुम्हारी टेस्टिंग कर रहा था कि तुम सही से पहरा देते हो कि नहीं देते हो, कहीं ऐसा ना हो कि सारा दिन खजाना लूट जाए। कहता है मैं तो ये देख रहा था कि तुम रोज़ सोते रहते हो, इसलिए मैं सामान उठा उठा कर अपने घर में सुरक्षित रख रहा था। मैं तो ये देखना चाह रहा था कि तुम सारी रात सोते रहते हो, कोई पहरा वहरा देते नहीं हो, फ्री की सैलरी ले रहे हो राजा जी से, और महल में चोरी तो होएगी ही होएगी, और ये ना हो कि तुम सोते रह जाओ और दूसरे चोर जो आ कर के सारा जो खजाना है, सारा महल का जो सामान है, सब लूट ही जाएंगे। मैंने तो सबको यह बताने के लिए ही चोरी का नाटक किया था। अब उसने अपने बचने के लिए सारा इल्ज़ाम सिपाहियों और कोतवालों पर डांट लगा दिया और राजा के सामने खुद अच्छा व्यक्ति बन गया कि मैंने तो राजा जी की रक्षा करने के लिए, राजा के सामान की रक्षा करने के लिए यह चोरी का नाटक किया। इस सारे नाटक को देखकर जब चोर छूट गया और कोतवालों को और पहरेदारों को सज़ा मिली, तो इसके बाद से लोग ये कहने लगे, ये कहावत बनने लगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी जब कोई भी व्यक्ति खुद कोई गलत काम करता है और दूसरे व्यक्ति पर उसका इल्ज़ाम डाल देता है, तो वहाँ पर यह कहावत यूज़ की जाती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपनी गलती करने वाला दूसरे को दोषी ठहराए। अपनी गलती तो वो करे लेकिन वो अपना इल्ज़ाम खुद न मानकर कि मैंने यह गलती की है, उस गलती को छुपाते हुए, अपना दोष मिटाते हुए इल्ज़ाम किस पर डाल दे, दूसरों पर डाल दे। तो कैसी लगी आपको ये कहावत, बहुत अच्छी लगी ना, और कहानी भी बहुत अच्छी थी, बड़ी मज़ेदार कहानी थी। तो आइए एक और किस्सा, एक और कहानी पढ़ते हैं। एक दिन गांव के मुखिया के घर में भोज था। गांव का मुखिया, गांव यानी विलेज, विलेज का जो मुखिया होता है यानी जो हेड होता है, उसके घर पर भोज, भोज यानी भोजन था। जैसे दावत लगा सकते हैं आप, भोज का मतलब दावत होता है, कि उसके घर में दावत थी। उसने लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया था। लोगों ने खाने की बड़ी बड़ाई की यानी प्रशंसा की, यानी लोगों को खाना बहुत पसंद आया और उन सब ने खाने को की बड़ी प्रेज़ की कि खाना बहुत अच्छा है। ख़ास तौर से यह खीर की तारीफ़ सभी ने की। ख़ास तौर से जो खीर बनी हुई थी उसकी जो प्रेज़ है, तारीफ़ का मतलब होता है प्रशंसा, उसकी प्रेज़ सभी लोगों ने की क्योंकि बहुत अच्छी बनी थी खीर। कितनी मज़ेदार खीर थी, कितनी मज़ेदार खीर थी। सब लोगों ने ये कहा कि खीर तो वाकई में ही बहुत मज़ेदार थी। उसी गांव में एक भिखारी था, माधो।
एक भिखारी था, बैगर, भिखारी मतलब बैगर जो भीख मांगता है, उसका नाम था माधो। माधो देख नहीं सकता था, एक तो वो बेचारा भिखारी था और दूसरा उसको दिखाई नहीं देता था। माधो के कानों में भी खीर की बात पड़ी। अब माधो ने भी सुना कि जो खीर है वो बहुत टेस्टी बनी थी, लेकिन उसने आज तक कभी खीर नहीं खाई थी। उसने सोचा पता नहीं खीर कैसी होती है, लोग इसकी इतनी प्रशंसा, बढ़ाई यानी प्रशंसा कर रहे थे। पता नहीं खीर कैसी बनती है। देखो, जब हमने चीज़ खाई नहीं होती या जिस चीज़ का स्वाद हमने चखा नहीं होता और वो चीज़ बहुत अच्छी हो, लोग उसकी बहुत प्रेज़ करें, तो हमारे मन में बड़ी क्यूरियोसिटी आती है कि यार एक बार पिज़्ज़ा तो खाना ही पड़ेगा, पिज़्ज़ा पता नहीं कैसा होता है। सब लोग ज़ोमैटो पर ऑर्डर करते हैं, अपने घर में मंगाते हैं, पार्टीज़ वार्टीज़ में करते हैं, तो हम सोचते हैं ना कि पिज़्ज़ा तो एक बार खा कर देखना पड़ेगा। इसी प्रकार माधो ने सोचा कि मुझे तो खीर खानी ही है। उसने अपने साथी कालू से पूछा। अब उसका एक फ्रेंड था, साथी मीन्स उसका फ्रेंड, उसका मन था कालू, उसका नेम था कालू। ये खीर कैसी होती है? उसने कालू से पूछा, कालू भाई ये खीर कैसी होती है? कालू ने रिप्लाई किया, और कैसी, उजली होती है। उजली यानी सफ़ेद, उजली का मतलब होता है सफ़ेद होती है। अब बेचारा माधो क्या जाने उजला, लाल और पीला कैसा होता है। अब बेटा जो अंधा व्यक्ति हो उसके लिए उजला यानी सफ़ेद क्या, लाल क्या और पीला क्या। वो जन्म से नेत्रहीन था। नेत्रहीन मतलब बिना आँखों का, उसकी आँखें जन्म से ही नहीं थी। तो उसको क्या पता बेटा कि कौन सा रंग होता है। उसने पूछा, भैया उजला कैसा होता है? उसने पूछा उससे कि भैया उजला यानी सफ़ेद रंग कैसा होता है। अब कालू कठिनाई में पड़ गया, कठिनाई यानी मुश्किल, मुश्किल में पड़ गया। इधर उधर देखने लगा। पोखर, पोखर का मतलब होता है बेटे तालाब। गाँव में अक्सर तालाब बने होते हैं। तालाब के किनारे एक बगुला दिखा। बगुला एक पक्षी होता है जो पानी में रहता है। बोला, माधो बिल्कुल बगले जैसा होता है। अब ये बात भी अजीब थी, जब वो जन्म से अंधा था, उसने सफ़ेद रंग नहीं देखा था, उसने कुछ भी नहीं देखा था, तो बगुला कैसे देखे वो? अब उसे बगला कैसे समझ आए? कुछ देर तो माधो चुप रहा, फिर उसने संकुचाते, संकुचाते मतलब संकोच करते हुए, अब कई बार होता है कि एक बात का मतलब हमें समझ नहीं आता, लेकिन बार बार हम उसी बात को पूछते रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारे मन में शर्म सी आने लग जाती है कि कहीं दूसरा व्यक्ति ये ना कहे कि ये तो इतना बुद्धू है कि इसको किसी बात का पता नहीं है। तो उसने सब कुछ आते यानी शर्माते हुए कहा, भैया बस इतना बता दो कि बगुला कैसा होता है। चलो ज़्यादा मत बताओ, मैं तुमसे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सिर्फ मुझे इतना बता दो कि बगुला कैसा होता है। अब कालू की कठिनाई और बढ़ गई। कठिनाई मतलब मुश्किल और बढ़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे समझाए तो कैसे समझाए। उसे एक तरकीब, तरकीब यानी आइडिया सूझा। उसने अपनी बाह को कोहनी पर से मोड़ लिया। उसने अपनी जो बाजू थी ना, उसको कोहनी, जो हमारी कोहनी होती है उस पर से मोड़ा, फिर हथेली पर से थोड़ा मोड़ा और हाथ भी थोड़ा सा मोड़ लिया। माधो का हाथ पकड़ा, फिर उसे अपना हाथ टटोलने, टटोलने का मतलब होता है ढूंढना, टटोलने का को कहा कि मेरा हाथ ढूंढो कहाँ गया, क्योंकि अब हाथ उसने अंदर गुम सा कर लिया था अपने बाजू के अंदर, तो उसको मिल नहीं रहा था। कालू के मुड़े हाथ को माधो ने टटोला, हाथ लगा लगा कर ढूंढा, फिर गहरी सांस ली। गहरी सांस ली यानी जब हम एक चीज़ को ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं लेकिन हमें नहीं मिलती, तो हम निराश हो जाते हैं। निराश होकर कहा, धत तेरे की, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है, इसे खाना आसान नहीं होगा। अब इतनी बात बताने के बाद भी जो माधव है उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि खीर कैसी होती है, खीर का रंग कैसा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है। तो उसने लास्ट में क्या बोल दिया कि खीर को खाना आसान काम नहीं है, ये तो टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर यानी बहुत मुश्किल काम है। तो तब से ये मुहावरा यानी ये कहावत बन गई कि जो चीज़ हमारे बस की नहीं है, जो हमारी समझ से बाहर हो जाती है, जिस चीज़ की हमें समझ नहीं आती, जिस बात की हमें समझ नहीं आती, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं कि ये टेढ़ी खीर है, यह बहुत टेढ़ी खीर है, यह काम टेढ़ी खीर है, यह मेरे बस का नहीं है।
तो इस तरह बेटे सैकड़ों कहावतें बनी हुई हैं और उन सैकड़ों कहावतों के पीछे सैकड़ों कहानियाँ छिपी हुई हैं। वो सारी की सारी कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग हैं। जितनी भी आप कहावत या मुहावरे सुनते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई कहानी छुपी होती है। और जैसे जैसे हम उन कहानियों को जान लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस किस्से का, इस कहानी का, इस मुहावरे का, इस कहावत का क्या मतलब है। मुझे लगता है आपको ये दोनों ही स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगी होंगी और आपके मन में ये इंटरेस्ट पैदा हो रहा होगा कि हम और भी कहानियाँ पढ़ें, और भी किस्से पढ़ें। तो बेटा कहानियाँ, किस्से, कहावतें पढ़ना बड़ी अच्छी बात है। इससे हमें बहुत सारे अर्थ क्लियर होते हैं और हमारा माइंड भी शार्प होता है। तो हमें अपने खाली समय का सदुपयोग कहानियाँ पढ़ने में करना चाहिए। धन्यवाद।